रामनाथ जी रेलवे से फोरमैन के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के पैसों और अपनी जमा पूंजी से उन्होंने शहर के एक शांत इलाके में एक बड़ा 2 मंजिला मकान बनाया था। उनका सपना था कि उनका इकलौता बेटा अमित और बहू शालिनी और उनका पोता आरव सब एक साथ इस छत के नीचे प्यार से रहेंगे। रामनाथ जी की पत्नी देवकी जी स्वभाव से बेहद सरल और ममतामयी थी। उनका पूरा दिन पोते की देखभाल और रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाने में बीतता था। शुरुआती कुछ महीने तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे बहू शालिनी के तेवर बदलने लगे। वह पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की थी, जिसे सास ससुर का टोकना, चाहे वह बच्चे की भलाई के लिए ही क्यों न हो, अपनी आज़ादी में दखलंदाजी लगता था। एक दिन शालिनी ने अमित से साफ कह दिया, अमित, मुझे इस कंबाइंड फैमिली के ड्रामे में नहीं रहना। तुम्हारी माँ हर वक्त आरव के खाने पीने और खेलने पर अपनी पुरानी सोच थोपती रहती हैं, और वैसे भी मुझे अपनी लाइफ में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। हम ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा किचन अलग होगा और हमारी लाइफ भी। अमित, जो अपनी पत्नी की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था, तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने माता पिता से बात तक करना जरूरी नहीं समझा। अगले ही दिन से ऊपर वाले हिस्से में अलग गैस, अलग बर्तन और अलग राशन आ गया। देवकी जी का दिल टूट गया। जिस पोते को वह अपनी गोद से नहीं उतारते थे, अब उसे देखने के लिए भी तरस गईं। शालिनी ऊपर से नीचे आती तो बिना सास ससुर की तरफ देखे सीधे बाहर निकल जाती। हाथ तो तब हो गई जब अमित भी ऑफिस से आकर सीधे ऊपर चला जाता और अपने बूढ़े माँ बाप का हाल चाल तक नहीं पूछता। एक दिन देवकी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। रामनाथ जी ने अमित को फ़ोन किया, बेटा, तेरी माँ को तेज़ बुखार है, जरा डॉक्टर के पास ले चल। ऊपर से अमित की आवाज़ आई, बाबूजी, आज संडे है, शालिनी और मुझे आरव को मॉल लेकर जाना है। उसकी टिकट्स बुक हैं, आप खुद ऑटो करके चले जाइए ना। हर छोटी बात के लिए मुझे टोका मत कीजिए। रामनाथ जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अकेले ही देवकी जी को संभाला। उस रात रामनाथ जी सो नहीं सके। उन्होंने देखा कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उनके दिल में अपने माता पिता के लिए रत्ती भर भी सम्मान या दर्द नहीं बचा था। अगले हफ्ते अमित और शालिनी नीचे आए। अमित के हाथ में कुछ कागजात थे। उसने बेहद गंभीर होकर कहा, बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि इस घर को बेच देते हैं। इससे जो मोटी रकम मिलेगी उससे मैं और शालिनी शहर के पास इलाके में एक नया 3 BHK फ्लैट ले लेंगे और आपके लिए पास ही की एक सोसाइटी में छोटा सा 1 BHK फ्लैट रेंट पर देख लेंगे। वैसे भी आप दोनों को इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है। शालिनी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बाबूजी, और जो पैसे बचेंगे उससे अमित का बिजनेस भी सेट हो जाएगा। आखिर आपको अपने बेटे के भविष्य की चिंता तो होनी ही चाहिए। रामनाथ जी अपने बेटे की यह स्वार्थी बात सुनकर गहरे सदमे में थे।
उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी व्हील चेयर पर बैठी देवकी जी, जिनके चेहरे पर हमेशा लाचारी दिखती थी, अचानक उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उन्होंने अमित के हाथ से वो कागजात झटके से छीन लिए और उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अमित और शालिनी सन्न रह गए। अमित चिल्लाया, माँ, यह क्या बदतमीजी है? देवकी जी ने शांत मगर कड़क आवाज में कहा, बदतमीजी हम नहीं, तुम कर रहे हो अमित। शालिनी, तुम कामकाजी महिला हो, मुझे यह बताओ कि जो स्कूटी तुम चलाती हो वो किसकी है? शालिनी ने तुनक कर कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी में दी थी। क्यों? देवकी जी ने अमित की तरफ देखा। और अमित, यह जो महंगी घड़ी तुमने पहन रखी है, यह किसने दी थी? अमित ने कहा, शालिनी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। देवकी जी मुस्कुराई और बोली, शालिनी, क्या तुम अपनी वो स्कूटी राह चलते किसी भिखारी को दान दे सकती हो? या अमित, क्या तुम अपनी यह घड़ी किसी अनजान को दे सकते हो? नहीं ना, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी चीज़ें हैं, इनसे तुम्हारी भावनाएं जुड़ी हैं। तो फिर तुम दोनों ने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बाबूजी के खून पसीने की कमाई से बना यह मकान, जिसमें मेरी जिंदगी की सारी यादें बसी हैं, उसे मैं तुम्हारे ऐशो आराम के लिए बेचने दूंगी? तुमने तो हमसे अपना रिश्ता महीनों पहले ही तोड़ लिया था। जब ऊपर अपना किचन बनाया था तो फिर इस घर पर तुम्हारा हक कैसे हुआ? रामनाथ जी ने अपनी पत्नी के इस रूप को देखा तो उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अमित और शालिनी से कहा, सुन लिया तुम दोनों ने? तुम लोग इसी वक्त मेरा यह घर खाली कर दो। तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, फ्लैट खरीदो या किराए पर रहो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस घर की एक ईंट पर भी अब तुम्हारा हक नहीं है। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, यही हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया। अब तुम अपना फर्ज भूल चुके हो तो हम भी अपनी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार भूल चुके हैं। अमित और शालिनी ने बहुत मिन्नतें करने की कोशिश की, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन रामनाथ जी और देवकी जी अपने फैसले पर अड़िग रहे। आखिरकार दोनों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से जाना पड़ा। बच्चों के जाने के बाद घर में सन्नाटा तो हुआ, लेकिन रामनाथ जी और देवकी जी ने हार नहीं मानी। रामनाथ जी ने अपने कुछ रिटायर्ड दोस्तों से बात की। उन्होंने देखा कि समाज में ऐसे कई संस्कारी और होनहार युवा हैं जो गांव से शहर पढ़ने या नौकरी करने आते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण अच्छे माहौल में नहीं रह पाते। रामनाथ जी ने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ही 4-5 होनहार ज़रूरतमंद छात्रों के लिए खोल दिया जो शहर में रहकर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने उनसे कोई भारी किराया नहीं लिया, बस नाम मात्र का सहयोग लिया। कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वह छात्र देवकी जी को दादी माँ और रामनाथ जी को दादाजी कहकर बुलाते थे। सुबह शाम सब मिलकर लॉन में बैठते, देश दुनिया की बातें होती। तब भी देवकी जी की तबीयत खराब होती तो वे बच्चे
दौड़कर डॉक्टर को बुला लाते। घर में फिर से खिलखिलाहट, सम्मान और अपनेपन की गूंज सुनाई देने लगी। रामनाथ जी और देवकी जी को समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते तो एहसास और सम्मान के होते हैं। वे अपने इस नए और सच्चे परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताने लगे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।